हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि बीएड वालों को फाइनली बाहर कर दिया गया है। यानी बीएड वाले अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं रह गए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, उसके बाद राज्य सरकार ने उस पर रोक लगाया और अब एनसीटीई जिसका सबको वेट था वो भी मना कर चुका है कि अब आप बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके स्क्रीन पर जो न्यूज़पेपर में कटिंग निकली हुई है इसको आप समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, कौन माने भाई? तो सभी लोग माने। किसने कहा है? तो एनसीटीई यानी जो नेशनल टीचर की जो एजेंसी है, नेशनल लेवल की राष्ट्रीय अध्यापक जो है परीक्षा केंद्र वाला है, उसने ये बात साफ कर दिया है कि अब आपको ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा बीएड वालों को। यानी बिहार शिक्षक भर्ती से प्राथमिक बाहर हो चुका है, 100% बाहर हो गया है। अब इसमें कोई लेकिन लपेट कोई बड़ी बात है ही नहीं, इफ बट की भी बात नहीं है। तो आज के बाद से फाइनल डिसीजन हो चुका है कि बिहार से बीएड बाहर। बाकी आगे क्या सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिका दायर किए हैं कि पुनर्याचिका वाला, तो उसके पे आगे क्या निर्णय होता है वो बात की बात है। बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से आप बीएड बाहर है प्राथमिक से, बिहार में भी और हर जगह से। ठीक है, ये बात आपका जो है ये इसमें डिक्लेयर कर चुका है। ये पटना से ही निकला हुआ ये खबर, क्योंकि उन्होंने ही जो है वहाँ से बात ये कंफर्म किया है कि एनसीटी आप इस पर क्या राय रखते हैं, ये बात स्पष्ट और क्लियर कीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट और क्लियर कर दिया। बाकी यही खबर को यहाँ पर भी छापा गया था और इसी खबर के नीचे जस्ट आपको ये मिलेगा कि दस्तावेज जो सुधार के लिए अवसर दिया गया है बीएड वालों को, बीटीसी वालों को। बीएड बीटीसी वालों को क्या, ये आप समझिए जैसे मान लीजिए किसी ने बीएड और बीटीसी दोनों कर रखा था, लेकिन फॉर्म जो है वो बीएड पर भर दिया था, तो अब उसकी क्या गलती? तो उसको चेंज करना था, यानी बीएड को हटा करके बीटीसी यानी डीएलएड को लगाना था। तो उसके लिए दस्तावेज के लिए जो है सुधार का मौका दिया गया है। और इसमें एक लाइन ये भी जोड़ दिया है, न कि छेड़छाड़ के लिए। यानी आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके अपने आप को एलिजिबल नहीं दिखाइए, वरना आपका कोई काम बनने वाला है नहीं। वो आगे चल के आप फर्जी में ही काउंट किए जाएंगे और तब हो सकता है आपके ऊपर केस वगैरह भी हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपने आप को एलिजिबल दिखाने के लिए गलत सर्टिफिकेट को अपलोड मत कीजिएगा। आपके पास अगर है, जायज़ है, तो आप करिएगा, आप वैलिड होंगे, आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती वाला काम मत कीजिएगा। ये बात इसमें क्लियर कर दी गई है। बाकी का जो कट ऑफ का सिनेरियो है अब वो 50 के नीचे आने वाला है। यानी जो 50 नंबर भी जिसने पाया होगा उससे भी कम, अगर मैं बोलूँ 48 नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग, अगर मुझे लगता है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को भी कम करेंगे तभी इनको लड़के मिल पाएंगे, क्योंकि 3,90,000 वैसे ही बाहर। सीटेट में कितने फेल, बाकी अगर देखा जाए कितने पेपर नहीं दिए, बाकी देखा जाए पेपर का लेवल ऑफ बाई कम से कम मतलब बीपीएससी लेवल का पेपर दिए थे वो लोग प्राथमिक में। तो सबको अगर देखा जाए तो 48 नंबर भी अगर जिसने पाया है जनरल में, वो मेरे हिसाब से सिलेक्टेड है। बाकी कट ऑफ और कम भी हो सकती है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग मार्क्स कम करेंगे ऐसा वो पहले भी बोल चुके हैं। तो बाकी देखिए, बाकी सब अच्छा ही चलेगा आपका। तो आगे और वीडियो देख लेते हैं, जो है जो अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। चलिए जी फ्रेंड्स, अभी की अपडेट ये है कि अतुल प्रसाद जी का एक नया ट्वीट आया है। अब उस ट्वीट के बारे में क्या है, कैसे है, चलिए मैं उसको पूरा आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपना जो ट्विटर है यानी एक्स जो अब है उसको आप खोल सकते हैं। यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है अतुल @ लगा करके अतुल पी मेल करके आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पर उन्होंने 10 घंटा पहले यानी भी रात में उन्होंने ट्वीट किया था कि द अपॉर्चुनिटी गिवन टू टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, पीआरटी यानी प्राइमरी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप समझ सकते हैं इसको। तो कैंडिडेट इज़ फॉर डॉक्यूमेंट्स करेक्शन एंड नॉट फॉर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, यानी मतलब आपको करेक्शन दिया गया है ना कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए। अभी मैं आपको हिंदी ट्रांजेक्शन बेच कर दे देता हूँ, चलिए उसके बाद ही आप उससे बात करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उनके ट्वीट को जो है इंग्लिश को जो है हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है आप लोगों के लिए। तो आप देखिए, मैं उसका हिंदी वर्जन यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, ये जो लिखा हुआ है आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये लिखा है टीआरई यानी वही आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, पीआरटी यानी प्राथमिक जो है लेवल की भर्ती में उम्मीदवार को दिया गया यह अवसर दस्तावेज सुधाव के लिए, मतलब आप इसमें सुधार कर सकते हैं, न कि दस्तावेज में
हेर फेर करने के लिए है। मतलब आप इसमें सुधार करेंगे दस्तावेज में, जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो है आप उसको सुधार के लिए, जैसे आपने बीएड किया था और डीएलएड भी किया था, लेकिन आपका जो है आपके पास डीएलएड की डिग्री भी है और बीएड की भी है, लेकिन आपने फॉर्म बीएड पे भर रखा था। अब आप उसको बदल करके डीएलएड कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे सुधार जैसे नाम के स्पेलिंग में हो गई या फिर डेट ऑफ बर्थ में तो हो। बता दूं कि केस दोबारा नहीं लगा है, ठीक है ना। हाँ, दोबारा केस आपको अक्सर कहा जाएगा कि लगा है, तो दोबारा केस नहीं लगा है, पहली बात। ठीक है, क्यों नहीं लगा इसको क्लियर कर दूं। इसमें क्या है कि कोई भी आप केस करते हैं, ठीक है, और केस के बाद आप हार जाते हैं, तो आपके पास लीगल रेमेडी क्या रहती है न्याय पाने के लिए, कि आप डबल बेंच को रेफर कर सकते हैं केस, डबल बेंच को। ठीक है, अब डबल बेंच में पहले ही जो डिसीजन आया है, तो इसमें जजेस गई थे, ये सिंगल बेंच में गई नहीं थी। ठीक है, तो इसमें फिर ऑप्शन दूसरा बचा ही नहीं है। तो ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, फिर आप रिव्यू पिटिशन डालते हैं। ठीक है, रिव्यू कि जो डिसीजन दिया गया है, हमें ये लगता है कि इसमें न्याय नहीं हुआ, और न्याय नहीं आए तो इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि बदलना ही हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए, दोबारा विचार किया जाए कि इसमें अन्याय तो नहीं हुआ है पार्टी के खिलाफ, तो एक बार और देखा जाए। उनको ऐसा लगता है कि पेटिशनर को कि अन्याय हुआ है उनके साथ। रिव्यू पिटीशन में भी अगर मान लो हार जाते हैं, तो उसके बाद होता है बेटा क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन, क्योर, क्योर का मतलब क्या होता है हिंदी में, इलाज करना। ठीक है, अगर कहीं लगता है कि रिव्यू पिटीशन होने के बाद फिर भी हमें न्याय नहीं मिला, तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन जो है फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में ही। अब होता क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन में अगर न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय मिल गया पर अक्सर पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि एक पार्टी हमेशा हारती है दो में से। हारने वाली पार्टी फिर क्या होती है, उसके पास ऑप्शन बचता है मर्सी पिटीशन का। मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन जो होती है दया याचिका बेटा, वो आपकी जाती है एमएचए को, एमएचए को रेफर कर दी जाती है, वहां से राष्ट्रपति को जाती है आपकी। तो ये जो होती है सिर्फ बेटा, ये होती है आपकी सिर्फ डेथ के केस में। किस में होगी बेटा, डेथ के केस में। तो क्योंकि ये जो मामला है वो डेथ का तो है नहीं, तो मर्सी पिटीशन तो इसमें बनती नहीं है। आपकी दो ही बनती है, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन। तो अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि रिव्यू पिटीशन डाली है, पर रिव्यू पिटीशन नहीं डाली है, अभी रिव्यू पिटीशन भी नहीं डाली गई है। तो क्या डाला गया है, ये मामला क्या है, ये मामला ये है कि जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को, और 30 दिन मिलते हैं रिव्यू पिटीशन के लिए। ठीक है, रिव्यू के लिए 30 दिन में डालना होता है। अब 11 अगस्त के बाद 11 सितंबर तक डालना था, वो डाला नहीं तो लेट हो गए। जब भी लेट हो जाते हैं तो उसमें पहले माफ़ी मांगी जाती है, कॉन्डोनेशन, कि भाई हमें माफ़ कीजिए, हम देर हो गए तो आप कंडोन कीजिए इसको। ठीक है, तो कॉन्डोनेशन कंडोन करने के लिए जो याचिका लगाई जाती है वो लगाई है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो देरी हुई है उसमें वाकई रीजंस थे, ठीक है ना, कोई देरी का लॉजिक था, तो वो माफ़ कर देते कि ठीक है भाई, हम ठीक है आप लगा दो। तो उसके बाद अब कंडोनेशन अगर स्वीकार हो जाती है, अगर स्वीकार हो गई, तो फिर उसके बाद आपकी रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, उसके बाद फिर उस पर चर्चा चलेगी। ठीक है, तो अभी बेटा एक बार ये मांगा गया है कोर्ट से कि जी हम टाइम पे लगा नहीं पाए रिव्यू पिटीशन, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हमें लगाने की अनुमति दी जाए। अगर कोर्ट ने अनुमति दे दी तो फिर आपकी रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और उस पर आगे कार्रवाई स्टार्ट होगी। रिव्यू पिटीशन के बाद एक और ऑप्शन फिर बच जाता है बीएड वालों के पास, वो है क्यूरेटिव ऑफ पिटीशन का। मर्सी पिटीशन का ऑप्शन नहीं होता, वो सिर्फ डेथ मामलों के केस में है। तो सिर्फ नहीं, जैसा दिख रहा है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। हमारी परीक्षा नियत समय पर होगी, और इसमें जो जिन लोगों को भी एडमिट कार्ड मिला है वो सबके सब इसमें भाग ले सकते हैं। जी, 24 से 26 तक परीक्षा है, 24, 25, 26। इसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, क्या वो अपीयर होंगे? जैसा मैंने बताया कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई उस समय किया था जब वो पात्र थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस समय आदेश नहीं आया था, तो उनका यह अधिकार सुरक्षित है और वो भाग ले सकते हैं। बाद में क्या होगा सर? बाद में मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि मैं बाद में बता सकूं, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनके द्वारा कौन सा लीगल रिकोर्स अपनाया जाता है। अगर अभ्यर्थी या सरकार, राज्य सरकारें या एनसीटी अगर पुनर्विचार याचिका दायर करती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा फिर, या एनसीटी या राज्य सरकार, बिहार सरकार अगर कोई अन्यथा आदेश देती है तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा। ये क्या आदेश करती है या क्या कौन सी पुनर्विचार याचिका दायर होता है और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय होता है,
ये अटकल लगाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। पहले से भी तैयार थे और अभी भी तैयारी में जुटे हुए हैं कि 24 से आप परीक्षा लेंगे। क्या इस बीच राज्य सरकार या एनसीटी की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिया गया? देखिए, हमारे विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि हम एनसीटी और के परामर्श से राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वह अंतिम रूप से स्वीकार्य होना है। अभी हमारे पास में ऐसा कोई अन्यथा निर्देश नहीं आया है। और मेरा मानना है कि चूंकि अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, तो उसमें थोड़ा सा राज्य सरकार को भी समय लगेगा और एनसीटी को भी हो सकता है कि कुछ समय लगे। तो जो भी, और अभ्यर्थी को भी समय लगेगा, क्योंकि अभ्यर्थी भी तो अपने अपने वैधानिक पहलू को देखते हुए अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपना प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो ये अभी संशय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई कुप्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा तो हम आयोजित कर लेंगे, परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है। परीक्षा फल की जब स्थिति आएगी तो उस समय तक संशय, मुझे उम्मीद है कि उस समय तक संशय का निराकरण हो जाएगा और हम लोग उसी के हिसाब से रिजल्ट निकालेंगे। इसमें चूंकि डीएलएड और बीएड यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो क्या रिजल्ट जो आप जारी करेंगे, रिजल्ट में चूंकि एक संशय है जबकि बीएड वाले शामिल हो रहे हैं, हो सकता है स्टे लग जाए, तो रिजल्ट को कैसे आप डिवाइड करें, कैसे कैसे आप रिजल्ट जारी करें? देखिए, पहली बात कि डिप्लोमाधारी लोगों के बारे में कोई संशय नहीं है, इसलिए उनके हित को सुरक्षित रखते हुए न ही हम परीक्षा को स्टे करेंगे और न ही परीक्षा फल में हम कोई रुकावट ला लेंगे। उनका परीक्षा फल बिल्कुल निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर संशय की स्थिति बनी रहती है बीएड के मामले में, तो उनका कॉमन मेरिट के हिसाब से उनके लिए हम वो पद को सुरक्षित रखेंगे और शेष पदों पर हम डिप्लोमाधारी मेरिट में जो आएंगे उनको दे देंगे। लेकिन बाद में अगर संशय जब भी जैसा दूर होगा, उसके हिसाब से फिर वो सुरक्षित पदों पर भी या तो डिप्लोमाधारी जाएंगे या बीएड जाएंगे, जैसा दूर होगा उसका उसी हिसाब से किया यानी जाएगा। रिजल्ट आप प्राइमरी से लेकर +2 तक का जारी कर देंगे, लेकिन उसमें कैटेगराइज कर देंगे कि इसमें डीएलएड वाले और जो बीएड हाई स्कूल वाले हैं, +2 वाले, तो जिन पदों पर बीएड वाले मेरिट में आएंगे और उनके मामले में अगर संशय बरकरार रहेगा तो उतने पद को हम सुरक्षित रख करके बाकी पदों का हम रिक्ति निकाल देंगे, उसके हिसाब से निकाल देंगे रिजल्ट। लेकिन अगर जैसा मैंने बताया कि अगर उनका संशय दूर हो जाएगा तो जैसा दूर होगा, जैसा निर्णय होगा, उसके हिसाब से वो शेष पदों पर भी हम रिजल्ट निकालेंगे। एक और चीज अब असमंजस चूंकि दिख रहा है कि अब 1,70,000 आपके यहाँ वैकेंसी है, अगर तकरीबन 4 लाख के आसपास जो बीएड वाले हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, अगर वो हो सकता है कि परीक्षा के बाद अयोग्य हो जाएं, तो वैकेंसी को आप कैसे फुलफिल करेंगे? ये देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के मामले में ये कड़ी टिप्पणी किया है कि जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी थे तो ऐसा कौन सा प्रेसिंग नीड, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया है, ऐसा कौन सी बाध्यता थी कि बीएड को इसमें ब्रिज कोर्स के साथ उनको अलाउ किया जाए। ऐसी तीखी टिप्पणी के साथ अगर ये कहा जाए कि हमारे पास जब डिप्लोमा अभ्यर्थी, जो कि जितनी वैकेंसी हमारी है उससे करीब 5 गुना ज़्यादा हमारे पास डिप्लोमा अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो उनके रहते हुए हमारी क्या मजबूरी है कि हम परीक्षा को स्थगित कर दें या परीक्षा फल को रोक दें। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस तीखी टिप्पणी के आलोक में बावजूद हम उनके आदेश का उल्लंघन एक करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो अभी कार्यरत टीचर हैं, खासकर 6 फेज वाले जिनकी बहाली हुई थी प्राइमरी में बीएड वाले, अब वो भी डरे हुए हैं कि हो सकता है कि हमारा कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो जाए, हम अयोग्य हो जाएंगे, शिक्षक के रूप में भी हैं, भी काम कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे कि जो अभी हैं एक अनुभव के आधार पर क्या मानते हैं जो पढ़ा रहे हैं? देखिए, ये मेरा ये विषय नहीं है, इसमें तो राज्य सरकार ही बताएंगी। लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संबंध में अपने आदेश में ही स्पष्ट किया हुआ है कि कोई भी वैधानिक आदेश, जैसे एनसीटी का वो सर्कुलर निकाला है, मैं अपने मन से नहीं निकाला, आपके द्वारा वोटिंग के आधार पर मैंने निकाला है। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार देखिए, इसके बाद सेकंड पोजीशन पे 26% है। 26% ऐसे साथी है, 26% जिनका 35 से 45 के बीच में बन रहा है। सेकंड पोजीशन पे ये है 35 से 45 के बीच में, और 22% ऐसे हैं जो 56 से ऐसे कम है, 56 से 65 के बीच में बन रहा है। ये सब हाईली पढ़े लिखे होंगे या बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, जिनका 22% ऐसे साथी हैं जिनका 56 से और 65 के बीच में नंबर बन रहा है। और 65 से ऊपर कितनों का बन रहा है? तो मात्र 15% का, मात्र 15% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 65 से ऊपर। तो इसके लिए घबराना नहीं है। आप इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, 37% बन रहा है 46 से 55 के बीच में, और
46 से कम 35 से 45 के बीच में बन रहा है, तो यानी ओवरऑल इसी के बीच में आपका रहेगा, 40 से 55 के बीच में ज्यादा का बन रहा है। सीधा बात जान लीजिए, जो भी पुरुष साथी है किसी भी वर्ग में, इसके आधार पर मैंने बता दिया है ना। चलिए अब महिला साथी का ले लेते हैं, जो भी महिला साथी है किसी भी वर्ग में, युवा, ईडब्ल्यूएस, बीसी1, बीसी2, एससी, एसटी, कोई हो, ओवरऑल देखें तो लगभग 51,000 ने वोट किया। इसमें सबसे ज्यादा 36% जो महिला साथी है, 36% जो महिला साथी है उनका 46 से लेकर 55 के बीच में बन रहा है, सभी जाति के लिए। ये आपको मिनिमम बताया गया कि जितने भी है लगभग 36% महिला का 46 और 55 के बीच में बन रहा है, इनका तो होना तय है। और उसके बाद आते हैं जो 21% है उनका 36 से 45, यानी इन दोनों को मिला दे तो 30, 20, 50, 56, एक 57% महिला का जो परसेंटेज बन रहा है नंबर, वो 36 से लेकर